नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। ठीक है, यदि किसी कण या वस्तु का गति करते हुए है ना उस घटना का बार बार दोहराव होता है उसे बोलते हैं आवर्ती गति। ठीक है, लेकिन यदि वह सरल रेखा पर गति करे और उसका बार बार दोहराव हो तब उसको कहेंगे सरल आवर्त गति। ओके, तो एक कण जो है ये ले लेते हैं, एक सरल रेखा बी ओ ए ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कण गति कर रहा है जिसमें ओ स्थिर बिंदु है। ओके, अब यहां मान लीजिए कि कण की स्थिति है पी पर। ठीक है, तो यहां से यहां तक की ओपी की दूरी मान लेता हूं मैं, OP इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये यहां से यहां तक कितना दूरी तय किया, x दूरी तय किया है। ओके, तो इसका वेग का सूत्र जो हो जाएगा, वेग इक्वल टू dx बाई dt, और त्वरण का सूत्र हो जाएगा d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, है ना। वो इस कण के, है ना, कण जो है, कण इस सरल रेखा में गति करे उसके लिए गति का समीकरण हो जाएगा SHM का सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन आएगा, है ना। ये आएगा m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल एक्स। अब देखिए परिभाषा से देखिए, एक कण सरल आवर्त गति करते हुए कहलाता है यदि कण का त्वरण सरल रेखा में सदैव स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट है। ठीक है, जैसे कि एक लोलक को सरल आवर्त गति कराए, ठीक है, तो वो किस प्रकार से गति करता है, यहाँ पास माध्य बिंदु आता है O, यहाँ A, यहाँ B। ओके, ऐसे गति करता है ना, और ये वाला जो है इसका स्थिर बिंदु कहलाएगा क्योंकि ये इसकी माध्य में स्थित होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो है स्थिर बिंदु होगा, यहाँ पर जो कण का वेग है अधिकतम होगा, है ना, और यहाँ A और B पर कण का वेग न्यूनतम होगा, 0। ओके, त्वरण स्थिर बिंदु से कण की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये जो त्वरण का मान है स्थिर बिंदु, वह कण जो स्थिति में पहुंची है वहां से उसकी दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, त्वरण उसकी स्थिति में जहां पहुंची है उसकी दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं। ओके, अब इस समीकरण को आगे हल करके दिखाना है उसको। ठीक है, हल करने से कैसे करेंगे देखिए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होगा इक्वल टू माइनस लेमडा बाई एम एक्स। ओके, अब यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, जहाँ ले लीजिए लेमडा बाई एम इक्वल टू म्यू ले लीजिए। ठीक है, अब ये इक्वल आएगा v dv बाई dx के, ये वाला पार्ट जो है ना, कैसे आएगा दिखा रहा हूं अभी, क्योंकि d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं d बाई डी टी, ओके, डी एक्स बाई डी टी। अब इसको v लिख सकते हैं ना, स्थिति में परिवर्तन की दर वेग के बराबर होती है, इसको x, इसको लिख सकते हैं इस तरफ लेफ्ट में लिख रहा हूँ, है ना। चलो इसी तरफ लिख लीजिए v समझने के लिए, है ना। अब ऊपर और नीचे dx से गुणा कर दीजिए, d बाई डी एक्स, है ना, d बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी, ऐसे कर दीजिए, है ना। अब v को इस तरफ लिख दीजिए, v d बाई डी एक्स। अब इतना मान कितना आएगा जी, dx बाई dt का मान v।
है ना, यहाँ से हम को यहाँ पुट कर दिए। ओके, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, है ना, और इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 ले लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको पक्षांतर कीजिए, आएगा v dv इक्वल टू माइनस म्यू x dx। समाकलन कर दीजिए। समाकलन से यहाँ प्राप्त होगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यहाँ से निकल आएगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2c1। इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस c, क्योंकि ये समाकलन नियतांक को c इक्वल टू 2c1 लिख सकते हैं। ओके, अब मानते हैं कि माना ओ ए इक्वल टू ए है, तो यहाँ x इक्वल टू ए होने पर देखिए, यहाँ मध्य बिंदु स्थिर बिंदु, इसमें गति का मान मतलब वेग का मान अधिकतम होगा, और ये अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा 0, फिर 0 से ऐसे फिर मध्य स्थिति में आएगा, बढ़ते जाएगा, फिर इधर आएगा तो इधर कम होते जाएगा, फिर इधर आएगा फिर बढ़ते जाएगा, है ना। यहाँ पास अधिकतम होगा, और यहाँ जैसे लास्ट बिंदु पर पहुंचेगा ना जी, उसका मान 0 होगा, वेग का मान 0 होगा, है ना। ठीक है, x बराबर a होने पर इक्वल टू 0, है ना। यहाँ रख लेते हैं मान को, यहाँ रख लीजिए, तो क्या आएगा c इक्वल टू म्यू a स्क्वायर, है ना, म्यू a माइनस म्यू a स्क्वायर प्लस c, है ना। इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे, c इक्वल टू आएगा म्यू a स्क्वायर। अब इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, इसलिए v स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस c की जगह रख लीजिए म्यू a स्क्वायर, है ना। v स्क्वायर इक्वल टू आएगा म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा v इक्वल टू प्लस से माइनस म्यू, है ना, ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यदि कण a से o की ओर गतिमान हो तो यहाँ वेग dx बाई dt, है ना, ऋणात्मक होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पास जो है ना, यहाँ पास जो वेग का मान है ऋणात्मक होगा, मतलब वेग में कमी आती जाएगी। इसलिए इस कंडीशन में क्या लेंगे, v इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होगा। ओके, तो यहाँ एक ही चर जो दिख रही है उसको एक साथ ला लेते हैं। ओके, तो डी टी वाले को, है ना, मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ डी, ये म्यू के साथ अंडर रूट म्यू के साथ गुणा होगा डी टी, है ना। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह भी है साथ में, माइनस का चिन्ह है, इसको डी एक्स के नीचे ला देते हैं, डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट म्यू टी इक्वल टू, इसका समाकलन होता है ना, माइनस डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अब यदि t इक्वल टू 0 ले, है ना, a से o की ओर गति हो रही है, ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू अधिकतम क्या आएगा, है ना, o a इक्वल टू a मान लिए हैं,
ओ ए इक्वल टू ए लिए हैं तो अधिकतम का मान आ रहा है x इक्वल टू आएगा ए, है ना, क्योंकि ए से ओ की ओर गति हो रही है और शून्य समय में इसकी कण की स्थिति होगी x इक्वल टू ए। जब यहाँ मान रखेंगे t इक्वल टू 0 यहाँ और x इक्वल टू ए यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ cos इनवर्स 1 का मान होता है 0, इसलिए c का मान आएगा 0, है ना। c के मान को फिर यहाँ रख देंगे, आ जाएगा अंडर रूट म्यू t इक्वल टू cos इनवर्स x बाई ए, है ना। ओके, तो ये आएगा x इक्वल टू निकालेंगे तो ये cos इनवर्स इसमें आके हो जाएगा cos म्यू t और a, है ना, x बाई ए, ठीक है, और a इधर हो जाएगा, ओके, गुणा में, ठीक है। इसको 5 ले लीजिए। अब यदि कण O से A की ओर गतिमान है, O से A की ओर गतिमान है तो इसका जो वेग है ना, वेग dx बाई dt इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। यहाँ आएगा v इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक साथ ले लेते हैं एक ही चर वाले को, ठीक है, तो यहाँ आएगा अंडर रूट म्यू डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आएगा अंडर रूट म्यू टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ आप ले लीजिए c को c2 ले लीजिए, है ना, पहचान में आए करके इसको c3 ले लीजिए, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं हम t इक्वल टू 0 ले, है ना, तो यहाँ कण की जो गति है O से A की ओर जा रही है ना, O से A की ओर, तो t बराबर मतलब कण ये इस पास से शून्य समय है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, इसलिए यहाँ पास आएगा, इसलिए C3 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 आ जाएगा तो x का मान हमको क्या प्राप्त होगा, x इक्वल टू a साइन अंडर रूट म्यू t, ठीक है, ये समीकरण 6। अब इस इक्वेशन से देख पा रहे होंगे आप v इक्वल टू प्लस ए माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जैसे जैसे स्थिति बढ़ते जा रही है ना, माध्य मतलब स्थिर बिंदु से इसकी स्थिति बढ़ती जा रही है, मतलब स्थिति की दूरी बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ वेग के मान में क्या होगा जी, वेग के मान में कमी होगी, और जैसे ही बिंदु ए पर पहुंचा इस स्थिति में क्या होगी, वेग का मान शून्य हो जाता है ना, और जब ये वापस पुनः वो बिंदु पर लौटता है वो, तो धीरे धीरे इसमें x का मान कम होने से वेग का मान भी बढ़ते जाएगा, और O पर बिंदु O पर x इक्वल टू 0 होगा, 0 होने पर यहाँ O पर वेग का मान अधिकतम प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं परिभाषाएं, ठीक है। आयाम की परिभाषा होगी बल केंद्र से क्षणिक विराम की स्थिति की दूरी O या OB, है ना। अब जो कोण है वो यहाँ पास से, जैसे कि यहाँ पास से SHM कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है ना, तो यहाँ पास ऐसे आएगी, O पर आएगी, फिर B पर आएगी, फिर O पर, फिर A पर, है ना, ऐसे आते जाएगी। तो यहाँ पास जो क्षणिक रुकती है ना, वेग जहाँ इसका 0 होता है, यहाँ पास हो सकता है, यहाँ पास, तो ये OA और OB कहलाएगी आयाम, ओके। आवर्तकाल देखते हैं, है ना, तो आवर्तकाल देखते हैं तो उसमें आएगा एक दोलन पूरा करने में समय, है ना, तो यहाँ आवर्तकाल t इक्वल आएगा 4 गुना OA या OB दूरी तय करने का समय,
है ना। तो इसके इक्वल आएगा 4 इंटू 2 पाई/2 अंडर म्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान आएगा π/2 म्यू। तो यहाँ आएगा 2π/√μ। ओके, देखिए पूरा आवर्तकाल का मान क्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ। तो कितनी बार ओ ए की दूरी तय करने के बराबर होगा समय, है ना, 4 बार। ओके, और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ ओ ए तथा ओ बी दूरी तय करने में लगा समय बराबर है, में लगा समय बराबर है ना, बराबर है। ओके, अब आवृत्ति को देखते हैं। आवृत्ति जस्ट आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। 1 सेकंड में ये जो कण है जितना दोलन करेगा, है ना, जितना दोलन करेगा उसको उसकी आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति बराबर होता है n = 1/t, है ना। आवृत्ति बराबर 1/a आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी = 1/पीरियडिक टाइम। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा √μ/2π। चलिए अब देखते हैं कला तथा आदि कोण। ठीक है, तो कला किसे कहेंगे, फेज। फेज उस राशि को कहते हैं, है ना। जैसे कि मैं ये हल कर रहा हूँ, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, तो इसके लिए समीकरण है dx/dt = μx। तो इसके हल का मान आएगा x = a cos √μt प्लस स्पिलॉन। अब ये जो स्पिलॉन है वो प्रारंभिक कला या आदि कोण कहलाता है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ कि ये जो कला है, फेज है, वो जो कण है ना, वो कौन सी दिशा और कौन सी स्थिति में गमन करेगा उसको शो करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पास कलांतर निकाले तो यहाँ पास आना चाहिए, यहाँ पर x = a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आएगा cos √μt प्लस स्पिलॉन = 0। और ये कौन से समय में हो रहा है, t1 समय में, है ना। t1 समय में मान लिया जाए कि x = a, t = t1 पर। ओके, तो यहाँ यहाँ ना इधर a रहेगा, इधर a रहेगा, तो यहाँ पास 1 आ जाएगा। तो इससे प्राप्त होगा cos के कौन से मान के लिए 1 आता है, 0 के लिए आता है। तो यहाँ √μt1 प्लस स्पिलॉन = 1 प्राप्त होगा। यहाँ e = -√μt1। ठीक है, तो यहाँ समय t पर कला बराबर हो जाएगी t माइनस t1, है ना, t माइनस t1। अब यहाँ से मान निकाल सकते हैं, t1 = -√μ
स्पिलॉन है ना, बाई मीन स्पिलॉन, यहाँ से आ जाएगा टी प्लस म्यू बाई ई। यहाँ कणों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समय टी पर कला वह समय होती है जिससे कि वह कण महत्तम दूरी को तय कर चुका होता है। ओके,